अस्सलाम वालेकुम गाइस, फहद सलीम काजी फ्रॉम फहद डेन टुडे अगेन। आज का जो हमारा ये इंटरव्यू है, बेसिकली ये इंटरव्यू जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी रीज़न ये जो आज आप पूरा सेटअप देख रहे हैं, जो कैमरा सेटअप है, जो लाइट्स का सेटअप है, वो हमारे गेस्ट ने खुद हमें जो है डायरेक्शन दी है। बेहतरीन वीडियोग्राफर हैं, बेहतरीन समाजी कारकुन हैं। अब इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा कराता हूँ। दैट ही वाज बोर्न इन ऑन 25 सितंबर, सेम एज 1985 इन कराची, लाइट हाउस। इनके वालिद साहब जो हैं वो खुद एक बहुत ही मशहूर अखबार है नवाए वक्त, उससे उनका ताल्लुक़ था। ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी हम्बल फैमिली। और बहुत इस वक्त जो है वो हमारी कराची के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे से लेके बड़े इश्यूज़ जो हैं, उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन हमने आज इनसे वही बात नहीं करनी जो ये हर जगह पर करते हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं अब इस इंटरव्यू को स्टार्ट करता हूँ। हसन बेग साहब, सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। सर आपसे ना मुझे डर लगने लग गया है। पूछें क्यों? क्यों? आप एकदम से कैमरा निकालेंगे और आप बस कहेंगे आप, मतलब ये क्या, मतलब ऐसे क्यों करते हैं आप हसन भाई, ये बताएं आप। नहीं, ऐसा नहीं करते भाई। और कोई भी चीज़ होती है, इश्यू होता है, उसको हाईलाइट करना। कहते हैं ना कि हमारे मज़हब में भी है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और कोई चीज़ गलत हो रही है, और मेरा मानना ये है कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता तो मेरे हिसाब से जो है वो इंसान नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है सर, जिंदा नहीं है। अच्छा हसन भाई, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। पूछें क्या? आज आपने वो बातें करनी है जो किसी को नहीं पता। ये मैं हर अपने गेस्ट को कहता हूँ कि हु इज हसन बेग। आप अपने बारे में आज बताएं, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे हम बात करेंगे कि हाउ, व्हेन, व्हाट मोटिवेट्स यू, क्यों आपने स्टार्ट किया। आप एक अच्छे मीडिया में थे, अच्छे एक चैनल पे आप बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, आपने उसको छोड़ा, फिर आपने सोशल मीडिया ऑप्ट किया, क्यों? मतलब आपकी जर्नी क्या है? अच्छा, पहले तो मैं पहली बात का जवाब दूंगा कि आपने बोला क्यों ऐसी चीज़ें बताएं कि किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता मेरे बारे में। इस बात पे ताली हो जाए सुन। तो और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब आपकी टीम कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो अच्छा बना होता है ना जी, तो उसमें जो ख़राब खिलाड़ी होते हैं ना आप उनको भी चेंज नहीं करते। बिल्कुल। तो कुछ ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती हैं वो आप खरोदना नहीं चाहते। आप जो है ऐसी ज़िंदगी के साथ वो जो फ्लो ऑफ लाइफ होता है जी उसके साथ चलते रहते हो। तो मैं भी ऐसे ही चलता रहता हूँ। जहाँ तक बात है कि हसन बेग कौन है, तो हसन बेग एक नॉर्मल मामूली इंसान है जैसे आप हैं सर। और बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा वैसे हमने भी देखा। जॉब जो है मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, जॉब इंकिशाफ होने जा रहा है। जॉब वालों ने मुझे छोड़ा। ओके। और जॉब करने के बाद मुझे एक ऐसा चीज़ पता लगी, वो कहते हैं ना हम जब गिरते हैं जब भी हमें पता लगता है कि गहराई कितनी है। तो जब मैंने जॉब कर ली, मैं बहुत मेहनत से जॉब करता था, मैं अपना टाइम ज़्यादा देता था। बड़ी एक जाहिर सी बात है, आप जब जिस फील्ड से आपको मोहब्बत हो, इश्क हो, और उसी फील्ड में आपकी जॉब हो तो आप जी जान लगा देते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करता था। और जब आप ऐसी फील्ड में काम कर रहे होते हो जहाँ पे एक पाकिस्तान में एक जो लॉबी काम कर रही होती है सीनियर, जो अपने आप बोलते हैं हम तो 25 साल से इधर हैं, हम तो 25 साल से इधर हैं, जबकि सवाल उनको अपने आप से पूछना चाहिए आप 25 साल से इधर क्यों हैं? आप इधर से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? तो उनके बीच में जो है मैं जॉब करता था। मैंने एक चैनल की लॉन्चिंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने चैनल जब लॉन्च कर लिया, उसके बाद जो है 2-2.5 साल मैंने संडे की भी ऑफ नहीं की थी। अच्छा। और मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ रहते थे कि तुम तो इतनी वो करते हो। तो उस दौर में मैं सीख भी रहता, अभी भी सीख रहे, लेकिन ये था कि कुछ करके दिखाना है। लेकिन उसके बाद जब मैंने एक बार जब चैनल जो है अपनी सही जगह पर आ गया, चीज़ें सही होने लगी, चैनल के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैंने 10 दिन की छुट्टी मांगी। सही है। 10 दिन की लीव के मैंने बोला यार के अपनी फैमिली के साथ कहीं निकलेंगे, बिल्कुल ब्रेक है, मतलब मेंटल ब्रेक, जाहिर सी बात है। उस वक्त मुझे औकात पता लग गई कि मुझे ये समझाना पड़ रहा था कि मुझे ये छुट्टी क्यों चाहिए।
और फिर सारे उस वक्त आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते, आप कुत्ते हो जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली। आपको हर चीज़ का जो है रीज़न देना पड़ता है। जबकि आपको मालूम है जॉब्स में मेरी 42 लीव्स होती थी सालाना, 42, 43, 45, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 40-45 के लगभग थी जो मुझे लेनी होती थी। तो और वो मेरा हक था। तो वो जो है उन्होंने बहुत मुश्किलों से जो है हमने लड़के ली। वो 10 दिन की छुट्टी ली, मैं 16 दिन बाद आया। ठीक है, ये मतलब टसल में आप आए 16 दिन के बाद? मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे इधर सही है, मतलब ये हाँ ठीक समझ गया। तो फिर मैंने ऐसे मौके पैदा किए कि उनको पता लगे कि भाई मैं नाखुश हूँ, और फिर उन्होंने बोला कि बस हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब शुरू से, मतलब ये निडरपन शुरू से था भाई में, मतलब देखिए जिस दिन मुझे एचआर ने बुलाया ना तो मेरे साथ मतलब शुरू से बेबाक थे आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। मतलब कभी मतलब अब नहीं, जिस दिन मुझे एचआर ने बुलाया तो मेरे साथ 2-3 और लड़के थे जिनको निकाल रहे थे। तो मुझे पता लग गया था कि आज आखिरी दिन है। मैंने बेगम को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि कल मेरी जॉब हो या ना हो। अच्छा, आपकी शादी माशाल्लाह हो चुकी थी तब? सही सही। तो जब मैं जाने लगा एचआर के पास तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं वो कहने लगे कि यार अंदर रूम में ना सॉरी कर लेना यार। हाँ, मतलब यार क्यों, पागल थोड़ी हूँ मैं, सॉरी करूंगा, टीसी कर लेना थोड़ा। बोला कि अरे अंदर बंद कमरे में कौन देख रहा है, मतलब वही टीसी। तो अगर मैं उस दिन सॉरी कर लेता तो मैं अपने आप को शीशे में देख सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मैं हर चीज़ पे देखें, आजकल जो करप्शन करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो ये तो देख लेते हैं कि यार जो है मैं इसको धोखा दे दूंगा, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे आप अपने आप को भी तो धोखा दे रहे हो। जमीर मरे हुए ना हसन भाई। बात ये है कि इंसान, ये लोग, अल्लाह ताला भी फिर कुंद कर देता है ना, बंद कर देता है, दिलों पे ताले लगा देता है। ये तो हमारे कुरान पाक के अंदर है, आप तो खैर बेहतर जानते हैं और आप मुझसे ज़्यादा इंडल्ज हैं ऐसे तमाम लोगों के साथ, तो यू नो दैट। एनीवेज आप कंटिन्यू करें। तो फिर क्या हुआ? बस फिर वो आखिरी दिन था और उस बंद कमरे के अंदर मैं, वो लोग जो हैं यूं करके बैठे होते हैं, जी सर, लेकिन भाई फुल मतलब मैं यूं करके बैठा हुआ, कांचा चीना स्टाइल में फुल। हाँ, मैं यूं करके बैठा हुआ था। समझ गया बिल्कुल सही। तो उसने बोला कि आप सॉरी का रिजाइन लिख दें, आपको सैलरी मिल जाएगी। मैंने नहीं चाहिए सैलरी। 18 लाख रुपए तो मेरे बोल पे अभी भी हैं। अच्छा, बोल वालों ने किया था आपके साथ? तो वो मुझे लोगों ने बोला पैसे नहीं मिलेंगे, वो सब वो बोल रहे हैं रिजाइन लिख दें तो आपकी सैलरी मिल जाएगी। मैंने नहीं चाहिए सैलरी। कौन सा टाइम पे दे रहे थे वो सैलरी? बिल्कुल ऐसे। तो मैं यूं करके बात कर रहा था। मुझे मालूम था कि आज जो मेरे रेजिग्नेशन पे साइन कर रहा है लड़का, या जो मेरे टर्मिनेशन पे साइन कर रहे हैं, उसके टर्मिनेशन पे 4 दिन बाद कोई और साइन करेगा। अच्छा, मतलब आप इतने ज्यादा इंडल्ज थे कि आपको वैसे प्रोसेस सारे क्लियर? मुझे पता थे ना कि जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ उस इदारे की रिवायत क्या है। तो बस फिर ये है कि उसके बाद से तय कर लिया था कि नौकरी नहीं करनी, अपना काम करेंगे। जब अपना काम करने और ऊपर से उर्दू स्पीकिंग, कोई जायदाद, कोई बंटवारे, कुछ भी नहीं होता ना हमारे यहाँ। बिल्कुल करना होता है, खुद करना होता है। ऐसे ही है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि जब आपके पास लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। ऐसी मिसाल बहुत मिलती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो 100 रुपये भी बड़ी बात होती है। तो जब पैसे नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, तो पता लगा जो दोस्त 24 घंटे साथ रहते थे उनको फिर फ़ोन करते थे, वो फिर बोलते थे दादा फलाना जगह। हाँ दादा ये मसला। नहीं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था ना। देखें, जब आपके पास पैसे होंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको उधार देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि पैसे कि आज ये मैं जो, हाँ ये 2 रुपए आज लग रहे हैं। जिस वक्त आपके सारे दरवाजे पैसे कमाने के बंद हो जाएंगे ना, तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त भी होगा ना, वो भी आपको बोलेगा अरे जानी यार कल मिलते हैं। अच्छा, ये हसन भाई सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एनलाइटन करिएगा इधर इस पॉइंट पे। ये जो आपने पैसे वाली बात की है ना, ये आपका एक डिफरेंट लेवल पे एक्सपीरियंस होगा, पर्सनल लेवल पे आपका अपना होगा, मेरा भी एक है। इसमें सिर्फ आपके दोस्त नहीं है, आपके अपने घर वाले भी और रिश्तेदार भी कुछ ऐसे, मतलब वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं कि आप कहते हैं भाई यार, मतलब इनको भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि व्हाई आई एम इन दिस सिचुएशन, या मतलब ये आपके साथ हुआ है कभी पर्सनल लेवल पे? मैं ये बड़े सगीर का तो मसला नहीं है, जब मैं कल्चर का प्रॉब्लम तो नहीं है ये, क्या कहते हैं आप? जब मैं जॉबलेस हुआ तो मेरी वाइफ ने बोला तुमने इनके लिए काम किया है, इनको जॉब दिलवाई है, इनके लिए अच्छा किया, तो इनसे बात करने से बिल्कुल फ़ोन करो। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको फ़ोन करूं और वो मुझे ना करे और मेरा दिल ख़राब हो या दुखे, तो मैं उसको फ़ोन ही नहीं करता था। मैंने आज तक नौकरी के लिए किसी को फ़ोन नहीं किया।
कि यार मुझे नौकरी दे दो, दिलवा दे, सही। क्योंकि मुझे मालूम था कि सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा और उस रिस्पॉन्स से उसको तो फील नहीं होगा, क्योंकि उसने तो मुझे दिल से दोस्त माना ही नहीं है, लेकिन मुझे दर्द होगा। तो मैंने उसको कभी इस तरह की कॉल्स ही नहीं की। मैंने आज तक किसी से ही नहीं बोला कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब पैसे नहीं होते ना तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपको मालूम, आटा दाल चावल के लिए भी लड़ाई होती है यार। आपके जब बच्चे हों, आपकी जब फैमिली हो, आपको महीने का किराया अदा करना हो, आपको बिजली का बिल देना हो, आपको केबल के पैसे देने हो, आपको इंटरनेट के पैसे देने हो, आप पूरी ज़िंदगी पलट जाती है आपकी। बुजुर्ग है अगर आप घर पे, उनकी दवाइयाँ होती हैं। आपको एक वाइट कॉलर इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम बताऊं क्या होता है? कि उस शख्स को फेस करना जिसको तुम हमेशा पैसे टाइम पे देते थे, और जब 4 दिन लेट करो तो उसकी असलियत आपके सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो मेरी गाड़ी होता था ना, उसको मैं 3-3 महीने एडवांस में पे करता था। एक दिन 4 दिन लेट हुआ था तो उसने मेरे ऊपर यूं पैसे फेंके थे, यूं करके, कि मैंने बोला यार अभी 1000 रुपये रख लो, 500 रुपये 2 दिन बाद लेना। तो उसने यूं करके फेंके कि एक साथ देना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक साथ दो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, मैंने एक दोस्त से उधार लिए। मैंने नहीं, आज ही पैसे दूंगा तुम्हें। मैंने उससे उधार लेके 1500 रुपये दिए उसको, और मेरा आज के बाद इस गाड़ी को धोना नहीं। क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने मजबूर, इतने मोहताज क्यों फील करते हैं अपने आप को। अगर वो मेरी गाड़ी नहीं धोएगा तो मैं अपनी गाड़ी नहीं धो सकता? बिल्कुल धो सकते हैं। अभी मैं कोई सामान भी लेके जा रहा होता हूँ ना, तो मैं किसी से मदद नहीं मांगता। बोलता मैं मदद मांगूंगा, उसके पाँव में मोच होगी, उसके कमर में दर्द होगा, या कोई और बहाना होगा। नहीं, वो हर्निया का ऑपरेशन भी तो आया था। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं उठा सकता, ये होता है। तो वो टाइम जो था, उस टाइम जो 6 महीने थे ना, वो जिंदगी के मुश्किल वक्त था। अच्छा, कौन सा साल है हसन भाई? गालिबन 2019 का। 2019 अगस्त में मेरी जॉब छूटी थी, और उसके बाद जो है मैंने ये तय किया था कि मैं अपना काम करूंगा। और फिर मैंने एक अपनी छोटी सी एजेंसी बनाई, लोगों को छोटी वीडियोस वगैरह बना के देता था, उनके पेज मैनेज करता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब जॉब अप्लाई करता था ना, जॉब के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाता था, ऑफ़र कितनी होती थी मुझे जॉब की? 25,000 20,000 आम। 25,000 ले लें, 40,000 ले लें, 45,000 ले लें, क्योंकि उनको कैपेसिटी कैपेबिलिटी पता होती है बंदे की, वो बिल्कुल निचले लेवल से स्टार्ट कराते हैं। और मैं एक बहुत बड़े स्केल से नीचे आया था, बहुत बड़े स्केल से। तो फिर मैं ये सोचता था, मैंने बोला यार ये इतने पैसे मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने बोला यार ये तो मैं एक वीडियो से कमा लेता हूँ। उस वक्त भी मैं जो वीडियोस बना के देता था, उससे एक वीडियो से 25-30 हज़ार रुपये लेता था। तो मैं क्यों अपना महीना इधर बर्बाद करूँ? एटलीस्ट यार तुम मेरी काबिलियत के हिसाब से तो नौकरी दोगे ना। तो मैं एक 2% की नौकरी के लिए मैं गुलाम नहीं बन सकता किसी का। बिल्कुल सही बात है। और जो मेरे सामने इंटरव्यू लेने बैठा हुआ है, उसको खुद कुछ नहीं पता होता था कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो फिर मैंने सोच लिया कि यार मैं कभी भी नौकरी, मुझे जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे कि यार इसमें घमंड बहुत है, गुरूर बहुत है। मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, घमंड गुरूर नहीं, ये मेरे ख्याल से ऑन अ वेरी लाइटर नोट में बात बताना चाहूँगा। छोटी सी मेरी व्यूअरशिप है, आपको तो पता है कि जो लोग आपको नहीं जानते पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं आपको इन पर्सन तो थोड़ा बहुत जितना भी अब तो मैं जानता ही हूँ। मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी दफ़ा मिले हैं और हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग और एक दोस्ती भी हो चुकी है, जो हम ऑफ द कैमरा खुल के बातें करते हैं। तो मैंने जो चीज़ आपके बारे में नोट की है, मेरा ओपिनियन है, मुझे लोगों को मतलब आई डोंट गिव अ शिट टू बी ऑनेस्ट, जो आपका बेसिकली आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना इंसान की, यानी कि आप कैरी करते हैं एक आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अब उसको अगर कोई घमंड बोलता है या उसको बोलता है कि यार ये बहुत मतलब ये चौट, वो तो खैर एनीवेज, ये मेरी आपके लिए ओपिनियन ये है कि आप एक बेबाक, एक साफ दिल के आदमी है और आपको अपनी जो है ना वो इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कैरी करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फाउंड इन यू। अब लोगों का तो मुझे नहीं, लोगों का तो काम बातें करना है हसन भाई। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अपने अंदर ही पुष्पा है, मतलब आप हसन भाई, ये कैसा बात नहीं है, झुकेगा नहीं जो तो आज मैं जो भी हूँ, जिस भी काबिल हूँ, तो यार ये ऐसे ही तो नहीं हो गया ना। मेरी माँ रात रात जागी है ना ताकि मैं सुकून से सो सकूं। मेरे बाप ने अपने जूते घिसे हैं ना ताकि मैं इज्जत की रोटी खा सकूं। बिल्कुल।
मेरे बाप ने किसी की गालियां सुनी होंगी ना कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। मेरी माँ ने रात रात भर बैठ के मुझे पढ़ाया होगा ना, कल मेरा इम्तिहान है, मेरे अच्छे नंबर आ सके। तो आज मैंने 14, 17, 15 क्लासें जो पढ़ी हैं वो ऐसे तो नहीं पढ़ ली ना, उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं, उसके पीछे कितनी रातें हैं यार। और तुम मुझे बोल रहे हो ये सब मैं रातें 25,000, 30,000 में बेच दूं? नहीं बेच सकता भाई। जब लाइट जाती थी ना तो मेरी माँ पूरी पूरी रात मुझे पंखा करती थी ताकि मैं सुकून से सो सकूं। जब सर्दियों का मौसम आता था तो मेरा बाप ओवर टाइम लगाता था कि मैं अपने बच्चों को गर्म कपड़े ला सकूं। ऐसे ही नहीं होता, ऐसा हर बाप करता है ना सर। बिल्कुल। और आप कितनी ऑफर कर रहे हो इस सारी कुर्बानियों की? 25,000 रुपए यार। भाई आप एटलीस्ट हक के पैसे तो दो ना। और उसके बाद आप जो है पूरी जिंदगी उस 25,000 के लिए उनकी गुलामी करो जिनको कुछ खुद नहीं आता। तो ये काम मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे मैंने तय कर लिया था ये काम मैं नहीं कर सकता। आप कभी किसी सर्जन के पास जाते हो, किसी पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस वाले के पास जाते हो, आप उसको ये बोलते हो कि आप चोर को कैसे पकड़ोगे, पहले मुझे असला चला के दिखाओ। आप डॉक्टर को ये बोलते हो कि आप जो है कोई ऑपरेशन करके दिखाओ, फिर मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। अरे भाई आप उसका CV देखते हो ना कि उसने माजी में किया क्या है। आप हमें बोलते हो कि आपको हम देख रहे हैं ये बना के दिखा दे। क्यों बना के दिखाऊं भाई? अच्छा यहाँ पे पता है हसन भाई, ऐसे ही होता ना भाई, आप कैमरा चला रहे हैं जी कि आप कोई वीडियो बना के दिखाएं, हम पास करेंगे आप। मैं आपसे ना यहाँ पे एग्री भी करूंगा और थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगा। पूछें क्यों? पूछे पहले आप मुझसे पूछें। आपका जो सिनेरियो ना हसन भाई, क्योंकि आप तो देखें साफ गो आदमी है, सच्चे आदमी है फलाना। अभी आपको पता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर हूं। आजकल CV आ रही ना हसन भाई, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं, मैं अपने एरा की बात नहीं कर रहा। आज के दौर की जो हसन भाई CVs आती हैं, आप यकीन करें हसन भाई, हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हम बिठा के, तजलील है यार ये किसी की। आप कहो ना कि आप टेस्ट दो, तजलील है। हम इस पे बिलीव करते हैं। हमारे साथ हुआ ये, मैं आपको अपना जाती पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे पास 4 कैंडिडेट्स आए, एक पोस्ट हमारे पास थी उसके लिए। 4 में से हमने 3 शॉर्टलिस्ट किए। जब हमने वो 3 शॉर्टलिस्ट किए ना, उसमें से हमें 2 हायर करने थे। अब एज पर द CV, एज पर द करिकुलम वाइटे जिसको कहते हैं या रिज्यूमे बोलते हैं, हम लोग ये जज नहीं कर पा रहे थे यार इसको रखें, क्योंकि बड़ी तगड़ी CVs थी। एक पे लिखा होता डेटा साइंटिस्ट, एक पे लिखा था जी फलाना, और ये बड़े अच्छे अच्छे इदारों से पढ़ के निकले हुए बच्चे थे। ये मैं आपसे कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। एक फास्ट का था, एक सर सैयद का था, एक NAD का था। ये अच्छे मतलब आपके इंस्टीट्यूट्स हैं नामी गिरामी। हसन भाई उसमें से हमने ना 2 को रखा, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। 1 हफ्ते बाद जिस काम के लिए रखा था वो तो उनको आता ही नहीं था भाई। हमने कहा भाई ये क्या है? नहीं वो तो और ये मैं आपको बता रहा हूं 6 फिगर वाली सैलरीज वाले थे ये। हसन भाई ये वो लोग थे, ये 2 वो कैंडिडेट थे जो कि ऑन जॉब आ चुके थे। 1 हफ्ता उनको काम करते हुए हो गया था। 1 हफ्ता तो आपको पता है हनीमून पीरियड होते हैं, ओरिएंटेशन, इससे मिलने उससे मिलने, इस बंदे को आपने रिपोर्ट करना है। ये 6 फिगर वाले बच्चे थे जिनको कुछ नहीं आता था। जब जाहिर सी बात है कन्फ्रंट किया गया ना हसन भाई, कमरे में लेके गए कि भाई ये क्या है? नहीं वो तो हमारा यूं था, हम ऐसे काम करते थे इसी जगह पे, 1-1, 1.5, 2-2 साल एक्सपीरियंस वाले लोग। हमने कहा भाई कैसे काम करते थे? हमारे जो तीसरे पार्टनर हैं, आप मिले हुए, नबील बेग साहब, नामी गिरामी, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो उनको। बेग साहब आपकी पार्टी के हैं बाय द वे, उर्दू स्पीकिंग है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हें ये बनानी आती है, कोडिंग वगैरह ये कर लेते हो? कहते नहीं वो तो हमारे वहाँ सीनियर थे ना, उनकी कोड बना हुआ था, हम तो उसी पे बस काम करते थे। यानी कि वो उधर भी बेवकूफ़ बना रहे थे अपने एक्स एम्प्लॉयर को, और यहाँ पे वो यानी कि बोगस तरीके से हमारे पास हायर हो गए। अब हम लोग ने सर पकड़ के हम बैठ गए, अच्छा ये हो रहा है मार्केट में, हमारी इसमें। अच्छा अब आपने जो बात की है ना, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज नोट की है, ट्रांजिशन शिफ्ट देखा है आपने कि हमारे टाइम पे, मेरे और आपके टाइम पे, मतलब नौकरी किस तरह मिलती थी आपको अपने स्किल पे या आपको अपनी उसके ऊपर। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है,
इजी गोइंग। अबे भाई लड़के बसों में सफर नहीं करना चाहते, अब उनको बाइकें चाहिए, गाड़ियां चाहिए घरों से निकलने के लिए। देखिए वो बात सही है आपकी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होता है वो उसका सीवी तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता बिल्कुल ऐसे ही है। पर्सनैलिटी टेस्ट में बेहतरीन थे वो हसन भाई। है। अच्छा, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन देखें। तुम्हें पहले एक आध ऐसी एग्जांपल हो जाती है। मैं आपको जी जी मैं भाई सीवी आई कुछ तो डॉक्टर भी गलत निकल आते हैं ना। एग्जैक्टली अब आप ये कहते हैं जी मिडिल ईस्ट, मैं आपको अभी आपने डॉक्टर की बात की, मैं आपको उस पर एक मिसाल दे देता हूँ। मिडिल ईस्ट में मैं 8 साल रहा हूँ, ठीक है। मेन दुबई के अंदर मैं 8 साल रहा हूँ। मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने पूरा देखा हुआ है। ये यूएई एक क्रूशियल स्टेट्स हैं, आपको पता है, डिफरेंट, अबू धाबी, दिब्बा, फुजैरा, मैं इन सारे स्टेट्स में रहा हूँ। तो उसमें हसन भाई मिडिल ईस्ट के अंदर डॉक्टर्स इजिप्शियन, पाकिस्तानी कम है लेकिन इजिप्शियंस, इंडियंस डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। अच्छा ये वो डॉक्टर हैं जो कि फेल डॉक्टर्स होते हैं, गंदे डायग्नोस्टिक्स वाले। हसन भाई ये बातें तो सारी सही हैं हमारी, ठीक है, आपने बताया, ये आपका मौकफ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपसे मैं सीरियस बात, देखें आप सीरियस आदमी है, मुझे पता है, आप ना मुझसे सीरियस गुफ्तगू नहीं कर सकते प्लीज। अच्छा अब आप ये बताएं आपकी शादी किस सन में हुई थी? शादी किस सन में हुई थी? भाभी देख रही हैं ये तो मुश्किल सवाल है। घर भी जाना है। 2013 अक्टूबर 26 2:45 हो रहे हैं रात के, घर वापस जाना है, सही बताइएगा। 26 अक्टूबर 2013 26 अक्टूबर को माशाल्लाह आप निकाह के अटूट बंधन में बन चुके थे, ठीक है। तो लव मैरिज थी हसन भाई? हाँ, पसंद की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा था वो टाइम कैसा था हसन भाई जब आपकी निकाह वगैरह हुआ, लव मैरिज, घर वाले भी मान गए? फड्डे किए आपने, लड़े हुए, आप इज्जत ऐसे नॉर्मल? देखो लव मैरिज जब आप करते हैं ना तो बहुत सारे लोग नाखुश होते हैं, सही है। और मुझे पता है भाई, साले वाले ही ना आगे पीछे उनकी साइड के वहां से बस ऐसा ही होता है, कुछ लोग नाखुश होते हैं तो बस ये है कि करनी थी। मतलब डायलॉग पे आप बिलीव करते हैं, वायलेंस पे नहीं करते? मतलब डायलॉग से काम चलाया आपने उनको राजी करने के लिए? मैं तो भाग भी नहीं सकता, भगा के लेके जाऊंगा, वो बोलेंगे ये यहीं चलते हुए जा रहा हो, पकड़ लो इसको। लेकिन मतलब मैं भगा ही नहीं सकता था। अच्छा। और मैं तो आपको मालूम है कि जब आप प्यार की शादी करते हो तो प्यार से करना चाहिए यार, लड़के थोड़ी करनी चाहिए। लोग पता नहीं प्यार की शादी लड़के क्यों करते हैं। अच्छा, मतलब प्यार की शादी प्यार से करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने कोशिश की कि सबको कन्विंस करें, तो हो गए थे कन्विंस। अच्छा, कन्विंस हो गए थे। आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। जी, मुझे आपका आंसर मिल गया। हसन भाई प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से आपने शादी कर ली। शादी जो है वो कहाँ, कराची में हुई थी आपकी? बिल्कुल। कितने फंक्शन किए थे आपने? यार फंक्शन मैंने किए, मेहंदी और वलीमा किया मैंने, और रस्म हुई। अच्छा, मतलब मेहंदी में फुल, मतलब हाँ बिल्कुल भाई, सीन ऑन। और मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुझे अजीब सी लगती है वो चीज़ें, वो जो पोस्ट से चला रहे होते हैं ना लोग, कि यार अजीब सी चीज़ है, शादियों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। ऐसा कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा हुआ भाई, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि एक जो है हलाल रिश्ता आप बनाने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत खुश हैं, बिल्कुल, आपके घर वाले बहुत खुश हैं, सही है। तो उस पे जो है आपको जो है दिल खोल के खर्च करना चाहिए, खुशी के साथ, सही है। और ये जो है कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस्लाम का गलत नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं, वो लोग ये चीज़ें फैलाते हैं कि शादी पे नहीं करना चाहिए, शादी पे पैसे बचा के टूर पे चले जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। वो वहाँ मतलब टूर पे क्या करते हैं, टूर पे क्या करते हैं, नहीं टूर पे जाके क्या करते हैं, पैसे उड़ाते हैं ना। पे और भी तो काम होते हैं बहुत सारे भाई, टूर पे मतलब घूमता फिरता है बंदा। तो खैर, तो हमारे यहाँ हर चीज में अल्लाह ताला बोलता है कि अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, बेबस, लाचारों को खाना खिलाओ, सही है। तो हम खुशी और गम में क्या खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं ना। तो हम अगर वलीमा कर रहे हैं और खाने पे पैसा, लोग जो बोलते हैं लुटा रहे हैं, नहीं वलीमा तो आप करें, अच्छा बड़ा वलीमा करें। दूसरी बात ये है कि हमारे कौन सा भी है, अरे ये पैसे बचा के गाड़ी ले लेते, तो गाड़ी भी तो लग्जरी है ना। बिल्कुल सही बात है, सही है। ये बचा के मोबाइल ले लेते, अच्छा, अरे तो वो भी तो लग्जरी है ना भाई। नहीं तो फिर ये तो हलाल जो काम कर रहे हैं उस पे आप पैसा खर्च नहीं करें। कभी इस चीज पे आप रोशनी डालें कि ये जो चीज हुई है अभी आपने बताया, ये अब जो देखें, आपसे कोई चीजें रह भी गई होंगी ना आपकी शादी में, तो वो आप दूसरी में भी कवर कर सकते हैं।
दूसरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, एक हो जाए बहुत है भाई। नहीं आजकल हालात महंगाई इतनी है तो एक नहीं, देखें, हालात तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ना, हालात तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। दूसरी शादी के बारे में, अब देखें, पहली शादी में आप वो चीजें कर नहीं पाए तो आप दूसरी शादी करें। दूसरी शादी करेंगे। मेरे जब औलाद होगी उनकी शादी करूंगा ना, तो एक मेरी शादी हो गई, एक मेरे बच्चे की बात शादी करें, आप डर क्यों रहे, घबरे? मैं आपको देख रहा हूँ, पसीने आना शुरू हो गए हैं आपको, आंखें आपकी ऐसे से हो रही हैं सर। अच्छा। और वो बोलते हैं ना, एक हो नेक हो। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो ये इतना मायूब क्यों? अच्छा ये बताएं, हमारे इसमें क्यों इतना? नहीं मायूब नहीं, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं करना चाहता। दैट्स इट। नहीं, आप कर भी नहीं सकते ऐसा। हाँ, मेरी औकात भी नहीं है, यही तो मैं बता रहा था पहले दिन से। औकात है ना हिम्मत है। हाँ, ये बात करें आप, ये किया पॉइंट की बात। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी पहली शादी हुई है, इंपॉर्टेंट ये है आप दूसरी कर नहीं सकते। बीवी में जब यहाँ पे आ रहा था मुझसे बोलिए कि नहीं बोलिए यार, खाने में क्या खाओगे, सालन खाओगे या चावल खाओगे ना? तो मैंने बोला यार ऐसा करो, चावल बना दो। बोलिए यार सालन ही बना लेते हो। तो मैंने बोला यार मुझसे क्यों पूछ रही है भाई, जब तुम्हें अपनी चलानी है। हाँ। तो वो बोलते हैं ना कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो या तो आप गलत होते हो या नहीं, या आपकी बीवी सही होती है, दो ही चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बस। तो इन मामलात में जो है डरना ज्यादा अच्छा है। बच्चे कितने होने चाहिए हसन भाई? ये दौर वौर की बात नहीं करिएगा, वैसे बता। पाकिस्तान तो कहती है दो बच्चे अच्छे, बाकी जो है सारे शरारती हैं। बाकी शरारती हैं, सही है। शरारती तो समझते हैं आप। जी शरारती। अच्छा वतन भाई, ये बताएं कि मीडिया से आपकी वाबस्तगी जिस तरह रही है, मैं दोबारा से आपको खींच के लेके जा रहा हूँ, तो कभी कोई वहाँ पे मतलब माशाल्लाह खूबसूरत जवान होता है इंसान कराची का, कोई ऐसे हुआ कि आपको कोई खातून पसंद आ गई हो, आप इज़हार की यार चले मैं इनसे शादी कर लेता हूँ, या मतलब होता ही है ना? यार मैं जितनी मोहब्बत लिखवा कर आया था ना, ऊपर से वो सब कर चुका हूँ मैं ना अपनी बेगम के साथ। अच्छा माशाल्लाह। बाकी कुछ बचा नहीं है। तो कभी सोचा ही नहीं। आपको कमाल बात बताऊंगा, आप बोलेंगे यार ये कैमरे के आगे बड़ा पारसा बन रहा है, ऐसा नहीं है। जब मैं ख़वातीन का इंटरव्यू करने जाता हूँ या कभी ऐसा मौका होता है कि ख़वातीन का भी, जाहिर सी बात है हम तो नैरेटिव तो सबका दिखाएंगे ना। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो जो बना रहा होता ना, मैं काफ़ी दफ़ा मैं ऐसे बना रहा होता हूँ। जी। मतलब मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं बोलता अच्छा ये बताएं कि यार देखो, हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन दूसरा देखने वाला समझे कि यार ये देखो गलत तरीके से चाम ना कर दें। क्योंकि देखें हमारा काम जो है ना, जो जिस फील्ड से हमें आई कांटेक्ट जरूर करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग आई कांटेक्ट का मतलब पाकिस्तान में गलत समझ लेते हैं। अब जैसे मैं मुस्तफा कमाल का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मुस्तफा कमाल से जितनी देर में बात करूंगा तो मेरी आंखें यूं रहेंगी, बिल्कुल ऐसी रहेंगी, बिल्कुल, चाहे वो सख्त बात कर रहे हो या नरम बात कर रहे हो। सही है, लेकिन मैं लड़की के साथ ऐसे बात करूंगा ना तो चार लोग बोलेंगे यार देखो इसकी तो नजर ही नहीं हट रही। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इधर उधर देखूं, क्योंकि यार हमारा काम है, हमें तो बात तो करनी है ना, लेकिन गलत नैरेटिव न जाए। तो उसकी वजह से मैं अक्सर अपनी वीडियोस पे नोट भी कर रहा होता हूँ कि देखो मैं इधर उधर देख रहा हूँ। तो ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की तरबियत ऐसी है और तहजीब है हमारी, हमें तमीज़ सिखाई गई है, हमें बड़ों का अदब सिखाया गया है, हमें औरतों की इज्जत सिखाई गई है माशाल्लाह। और मेरी 2 बेटियां खुद हैं, तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि यार जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह की हम लोग पता नहीं कैसी कैसी खबरें पढ़ रहे होते हैं, तो हम अपने तौर पर जितना बेहतर कर सकते हैं इस माशरे को बेहतर करें। तो ये जो हम अखबारात में या फिर टीवी पे जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, ना सुनने को मिलेंगी। खौफ डर लगता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, कभी ऐसे होता है? नहीं, कभी नहीं। देखें मक़ाफ़ात अमल पे मेरा बड़ा ज़बरदस्त बिलीव है, जब तक आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना तो अल्लाह ताला आपका बुरा नहीं करेगा। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हर कोई ये कहेगा बिल्कुल सही है ना, आजकल मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बात मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, अनइंटेंशनली हमसे ज़रूर हुए होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे कोई मैंने गलत नहीं किया तो 100 में से 90 चीज़ें मैंने गलत की होंगी, वो अनइंटेंशन होंगी। इंटेंशनली मैं नहीं चाहूँगा कि फहद को, अभी मैं जब आ रहा था मुझे एक शख्स ने अपने घर का मसला बताया, तो मैंने फ़ौरन ही उसका कोशिश की कि वो मसला हल हो जाए। मुझे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, लेकिन मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के लोग बड़ा घबरा रहे होते हैं, बच्चे कि मेरी बेटियाँ हैं, हालात ऐसे हैं, माहौल चेंज हो रहा है, टिकटॉक की ऐप आ गई है, सही है, फिल्में किस तरह की बन रही हैं, तो हमारे बच्चे गलत तरफ नहीं चले जाएं। एक्सपोजर है, बच्चों के पास टैबलेट है, सिस्टम आज देखिए टेक्नोलॉजी तो हर दौर में जो है ना
आगे गई है, आगे गई, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हर दौर में आपने सुना होगा कि हम जब छोटे थे हम सुनते थे कि अब टीवी आ गया है, नई पौध को टीवी ने बिगाड़ दिया। जब मोइन अख्तर साहब का रोजी ड्रामा आया, उस पर पाबंदियां लगी, जुनून पे पाबंदी लगी। हाँ जी, बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। फिर डिश आया तो डिश पे, फिर केबल आया तो केबल की बात सुनी, इंटरनेट आया तो इंटरनेट पे फसादात हुए, फिर ऑर्कुट, फेसबुक, मैसेंजर, सारी चीजों पे तो लोग बोलते हैं यार ऑर्कुट बड़ा टाइट था वैसे। हाँ, तो अभी जो ये कह रहे हैं कि तो नहीं, वो होता है आपकी घर की तरबियत कैसी है, बिल्कुल सही बात है। और अभी मैं अक्सर, अभी मेरे पास कितने भी बड़े मिनिस्टर से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बच्ची अगर मुझसे कुछ बात कर रही होती है ना, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ बच्चों को डांट दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। मैं उनको बोलता हूँ रुक जाओ, हाँ बेटा क्या है। अब वो बच्ची जो है वो फजूल की बात कर रही होती है, मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे मारा, उसने यूँ किया, मैं मिनिस्टर को होल्ड करवाता हूँ। सही है। मैं बोलता हूँ रुक जाए, मेरी बच्ची कुछ कह रही है, चाहे वो 2 मिनट बात करे, वो 2 मिनट होल्ड करता है। सही है। कुछ लोग कॉल काट देते हैं, फिर मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आज मैंने उसको टाइम नहीं दिया ना, तो फिर कहीं और चली जाएगी, क्योंकि उसको अपनी बात किसी को सुनानी है, और सुनने वाला कोई नहीं मिला। आजकल बच्चे जो हैं गलत इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं, वो माँ बाप से कुछ बात कहना चाहते हैं, माँ बाप सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बाप जो है न्यूज़ चैनल में लगा होता है, माँ फोन पे अपनी माँ के साथ लगी होती है, बच्चा बेचारा रो रहा होता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं मिलता, वो फिर मोबाइल लगाता है, मोबाइल में कुछ भी दिख रहा होता है, ना माँ को परवाह ना बाप को परवाह। इसकी वजह से माशरा तबाह हो रहा है। मेरी बच्ची, मैं कंप्यूटर पे बात कर रहा होता तो उसको मेरे बगैर नींद नहीं आती। वो हर बात अपना किस्सा, चाहे वो अजीब ही कोई बातें ना हो, वो सारी बातें सुनाती है। मेरी बच्ची मुझे स्टोरी सुना कर सुनाती है, आप सोचें। सही है। क्योंकि मैंने उसको इस तरह से डेवलप किया हुआ है, इस तरह से मैंने उसको बड़ा कर रहा हूँ मैं, कि वो मुझसे हर चीज़ कहती है। वो 6 साल की है अभी, और मुझे अफसोस होता पाकिस्तान में जो बच्चों की तरबियत का सिलसिला है ना, वो बहुत गलत है। हमारे यहाँ जो है एकेडमिक पे इतना फोकस कर दिया है। आज किसी भी शख्स से पूछो, वो बड़ा प्राउडली बताता है मेरा बच्चा बीकन हाउस में जा रहा है, मेरा बच्चा सिटी में जा रहा है। सही है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैं अपने घर में बच्चों को किस तरह से तरबियत बड़ा कर रहा हूँ, या तरबियत नर्चरिंग अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है बच्चे की। यही ब्रांड है ना, ये एग्जैक्टली, ये ब्रांड, ये स्टेटस सिंबल जो हम लोग मेंटेन करने के पीछे लगे हुए हैं ना, इसने सबको तबाह कर दिया है। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, आप मेरा पॉडकास्ट देखिए, उनके साथ ये टोयोटा ईस्टर्न मोटर की डीलरशिप है उनका, टोयोटा की, इसरार शाह साहब, उन्होंने यही बात बोली थी आपकी एग्जैक्ट। उसने मुझे ये बात बोली थी कि स्कूल्स तो हैं, स्कूल होने चाहिए एथिक्स के। अगर आपने स्कूल ही खोलना है, आप बच्चे को कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना वो सिखाएं, आप एथिक्स सिखाएं। अभी मतलब इस इंटरव्यू शुरू होने से पहले हम लोग बैठे हुए जब बात कर रहे थे, तो क्या बात थी हमारी, वो यही बात थी कि मैंने आपसे बोला ना कि हसन भाई, बज़ाहिर कौम हम लोग बड़े घटिया हैं, हम लोग एज अ नेशन वी सक बैडली। अब बात ये है कि अगर मैं थूक रहा हूँ, मैं गंद कर रहा हूँ रोड पे, तो भाई वो इमरान खान का, शहबाज शरीफ का, इनका काम थोड़ी है कि आके वो साफ करेंगे हमारे थूक को। इन जनरल बात करें ना, जनरल पर्सपेक्टिव, या कोई मेयर, सिटी मेयर नाजिम जो फलाना, ये थोड़ी साफ करेगा आके। भाई बाद में बेसिक एथिक्स तो आपके स्कूल में नहीं सिखाए जा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही आजकल का जो लड़का MBA करके निकल रहा है, उसको खड़ा होना नहीं आता। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको अभी जेस्चर्स के बारे में बताना शुरू कर दूं, बॉडी जेस्चर जो हमारे न्यूज़ चैनल पे, मीडिया चैनल्स पे चल रहे होते हैं, हमने देखा है। मेरा एक साहब, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में मुझे यूं करके जूता दिखाया। हाँ, वो जाहिर सी बात है, वो मुंह की तरफ है, वो मैंने भी अभी कर दिया था, आपने कहा था उधर कर भाई अपना जूता, क्या कर रहा है। तो ये बेसिक एथिक्स है ना, नहीं सिखा रहा कोई। अच्छा, वो ये भी है। दूसरा हसन भाई, एक और चीज भी है, ये वाली भी तो है, टांग खोल के। हाँ, बॉडी जेस्चर्स के बारे में अगर मैं बताना शुरू कर दूं, तो मैं बड़े बड़े एंकर का नाम लेके बताऊंगा कि वो बात क्या कर रहे होते हैं, और उनका बॉडी जेस्चर उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। लेकिन कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। औरतें टांगे खोल के खड़ी हुई हैं, सही है, और मुंह खोल के हंस रही हैं, ये तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुराने जमाने में हमने अपने बड़े बुजुर्गों में सुना है कि मुंह फाड़ फाड़ के हंसती है, ये एग्जैक्टली हर चीज का एक तरीका होता है। मैं कभी घर में नाखून काट रहा होता था यूं करके, तो मेरे वालिद साहब जो है, हाथ में रिमोट हो, सेल हो या कुछ भी हो, वही करके सिगरेट की डिब्बी वही मारते थे मुझे। सीधी आती भी सीधी थी वो डायरेक्ट। तो आजकल तो आपने देखा है, वो किसी को आप जो है सलाम करो, वालेकुम सलाम, आप हाथ मिलाते ना, सलाम वालेकुम, वालेकुम, वहीं बैठे बैठे। तो बड़ों की तमीज ही नहीं है ना, खड़े हो गया नहीं जा रहा।
क्योंकि वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता तो किसी और के बाप की क्या इज्जत करेगा। ये चीजें तो आपको घर के लेवल पे सिखाई जाती हैं। पहला झूठ बच्चा जो है अपने घर में बोलना सीखता है, उसका बाप बोलता है जाओ बाबा को बोल दो बाबा नहीं है, सही है। पहली सिगरेट बाप पिलवाता है, जाओ बेटा मेरे लिए सिगरेट ले आओ। ये तो घर वाले सिखा रहे हैं ना हमें। और फिर हम जो है अपने बच्चों को रोते हैं कि यार ये देखो मेरे मुंह पे झूठ बोला है। अरे तो झूठ बोलना तुमने ही सिखाया है, सिगरेट पीना तुमने ही सिखाया। जब तुम उसको एक्सेस दे रहे हो कि पान वाले तक पहुंच जाए, तो पान वाले के लिए जब तुम्हारे लिए सिगरेट खरीद रहे हैं तो कल अपने लिए नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही बात है, एग्री 100%। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, मुआशरा खुद ही सही होगा। हमें कोई हाथ पकड़ के नहीं बताएगा ये लो डस्टबिन इसमें कचरा डालो। हाँ वो आपने बिल्कुल, आपने अभी वो गिलगित का अपना बताया मुझे सारा। गिलगित में आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रोड पे, पूरे गिलगित की बता रहा हूँ, पूरे बल्तिस्तान में आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रोड पे कोई टिश्यू पेपर भी फेंके। आपको वही जो वहां का मुकामी होता है वो जलील कर देता है, और बिल्कुल सही करता है। बिल्कुल सही, तभी तो कामयाब है वो लोग, देख लें माशाल्लाह दे आर डूइंग। और मैं जब वहां पे गया, मैं जो भी चीज खाता था मैं अपनी पॉकेट में रखता था। और इवन मेरी बेटी 6 साल की, माशाल्लाह, सही है, वो मुझे बोलती थी नहीं हसन यहाँ पे डस्टबिन नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम। मैं बोलता था बेटा पॉकेट में रख दो। तो ये सारी चीजें ना, ये हम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं हम नहीं कर सकते भाई। हम सिर्फ सियासतदान को गाली दे सकते हैं, बस हमारा काम ये है। आसान है ना सर? अच्छा, सियासतदान की आपने बात की है, आप बड़ी मुश्किल से रोक के बैठे हुए थे। असल में ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, सही है, इसके बारे में आपका अपना नजरिया, या मतलब आप किस तरह से इसको परसीव कर रहे हैं? जो हालात अभी बंदे में करंट में बिल्कुल बात कर रहा हूँ, ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं, दोबारा से सारी पार्टियां एक्टिव हुई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा आप बताएं। देखिए यार, कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी मेयर आ जाए, पेट्रोल तो 250 रुपये का डलवाना है ना आपको सर, सही है। डॉलर तो 256 हो गया ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। दूध आटा दही बहुत महंगी, सब चीज़ें महंगी हो गई ना सर, महंगी है। जो चावल 110 रुपये 120 रुपये का मिलता था, आज 300 रुपये का मिलता है सर। तो भाई आप तो इस दफा तो गया, मतलब अब मेयर कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो क्या आप खुश हो जाएंगे कि भाई मैंने फलाना शख्स को वोट दिया था, ये आ गया? क्या होगा? अच्छा, वो शक्लें क्यों नजर आ रही हैं जो वैसे नजर नहीं आती हैं? ये तो दौर होता है ना सर। वही शक्लें नजर आ रही हैं जो नजर नहीं आती। इख्तियारात के चक्कर हैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बताता हूँ ना, देखिए आप काम करने वाले को काम करने नहीं दे रहे हो, फिर उसको आप इख्तियारात भी नहीं दे रहे हो, फिर उससे आप कहते हो कि यार ये काम भी करके देगा। अब देखें अजीब ही सिलसिला है। देखें मेजॉरिटी को पता ही नहीं है कि मेयर की कहानी क्या है। अब मैं आपको कमाल बात बताता हूँ, ये जरा प्लीज आप बताएं। अभी जैसे सारी कैंपेन्स हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हम जो है सड़कें भी बना देंगे, हम नाले भी ठीक कर देंगे, हम जो है मोबाइल छीनना भी रुकवा देंगे, और सब जो है बोल रहे हैं ये कर देगा। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि भाई इख्तियारात तो वैसे ही हैं जैसे वसीम अख्तर साहब के पास थे। अच्छा, अब ये जो है जैसे जमात इस्लामी अगर ये बोल रही है कि हम जो है सड़कें बना देंगे, तो भाई कैसे बनाओगे? मेयर को तो बजट फंड जो है वो डायरेक्ट मिल ही नहीं रहे, सीएम के थ्रू मिल रहे अभी तक। तो वसीम अख्तर साहब के पास भी ऐसा ही था। ये बोल रहे हैं हम नाले बना लेंगे, नाले बनाने का आपका इख्तियार ही नहीं है, वो तो सीएम के पास है। आप बोल रहे हैं कि हम जो है मोबाइल छीनना जो है रुक जाएंगे, अरे पुलिस तो है मेयर के अंडर आती नहीं है, वो तो सीएम के हैं, तो आप कैसे कर लोगे? अच्छा, जब वसीम अख्तर साहब ने जो पिटिशन दायर की थी इख्तियारात के ऊपर, आपने याद देखा होगा, वो रो रहे थे, पेपर फेंके थे, उन्होंने दिखाए थे, 4 साल वो रोते रहे। तो जब वो पिटिशन दायर कर रहे थे तो उन्होंने सारी पार्टियों को अप्रोच किया, सही है, पीटीआई, जमात इस्लामी, तमाम जितनी भी हैं, कि भाई मैं जो ये पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ, इसमें जो है ओपन पिटीशन है, आप भी दायर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड करें इसको आप। हाँ, उन्होंने बोला है, जाहिर सी बात है अगर 4 पार्टियां मिल के जाती तो एप्लीकेशन का वजन ज्यादा हो जाता। बिल्कुल, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। मैं एमकेएम का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन हकाइक तो पता नहीं, ये बात तो फैक्ट है, ये तो कोई भी नहीं आया साथ, सिर्फ वसीम अख्तर साहब गए। और वो किस लिए गए? उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, चूंकि अपनी, भाई कराची वालों ने वादा नहीं किया था वसीम अख्तर साहब से कि अगला मेयर भी आपको बनाएंगे। बिल्कुल सही है। तो वो जंग किस लिए लड़ रहे थे? कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए, कराची के आने वाले मेयर के लिए। बिल्कुल। लेकिन सब ने जो है सियासत की नजर किया इस चीज को। आज जो है जमात इस्लामी एक कैंपेन कर रही है कि एमकेएम ने पिटीशन दायर करके जो है इलेक्शन आगे कर लिए। पीटीआई ये बोल रही है कि एमकेएम ने पिटीशन दायर करके, एप्लीकेशन दायर करके जो है इलेक्शन आगे कर लिए। अरे भाई, एमकेएम के साथ साथ जो एप्लीकेशन जो सबमिट की है वो पीटीआई और जमात इस्लामी ने भी की है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अवाम को क्या बोल, और बोल रहे हैं हम धरना देंगे इसके खिलाफ।
अबे एप्लीकेशन तो आपने ही सबमिट करवाई है और आप ही। अब मसला ये है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है आवाम को, जो आराम से मतलब होता ही है, हमेशा ही होता है। पार्टी करती थी बिल्कुल सही बात है कि वही गुनहगार हैं और वही बोल रहे हैं कि हम चोर को पकड़ेंगे। वो विक्टिम तो भाई आपने ही तो एप्लीकेशन दी है, एमकेएम ने अगर दी है और तो आप भी तो साथ थे, अली जैदी साहब भी तो साथ थे, पीटीआई ने भी तो जमा कर, जाएं आप गूगल करें अभी आपको सामने आ जाएगी सारी। लेकिन आवाम को बोल रहे हम धरना देंगे और यही दोनों पार्टियां बोल रही हैं। अब पता ही नहीं। अब एक और बात बताता हूँ, इलेक्शन आगे करवाने की वजह क्या है ये भी सुन लें आप। बताएं सर। इलेक्शन आगे करने की वजह ये है हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन। मिसाल के तौर पे आपके इलाके की आबादी है ज्यादा, सही है, ज्यादा आबादी होगी तो यूसेज भी ज्यादा होंगे ना। बिल्कुल सही है। इनके फॉर एग्जांपल उरंगी टाउन ले लें, आपके इलाके में 1000 लोग रहते हैं, सही है, ठीक है, सही है। आपको हल्के दे दिए 5, ठीक है, कितने दे दिए? 5 हल्के आगे मेरे पास, सही है। इनके इलाके में रहते हैं 500 लोग, इनके हल्के हैं 10। अच्छा, समझ गया मेरी बात? समझ गया। उल्टा मतलब तो जहां जो है एमकेएम का वोटर यानी कि उर्दू बोलने वाला वोटर ज्यादा है, वहां पे हल्का बंदियां कम कर दी। अच्छा, ताकि एमकेएम को वोट कम पड़े। और फिर अच्छा इसमें भी है, हल्के कर दिए 5, पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिए। अच्छा, ये टेक्निकल बातें हैं, ये सब गूगल पे मौजूद है भाई, क्यों नहीं करते आप गूगल? अच्छा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, ये वाली चीज तो कोई बता नहीं रहा, अंदर की स्कीम कोई बता नहीं रहा ना। एक सवाल है मेरा, 2013 के अंदर एमक्यूएम के गवर्नर ने जो मतलब ये गवर्नर जो है एमक्यूएम के, उन्होंने तो इख्तियार दिए। अच्छा ये भी एक गलत वो है, देखें एसएलजीए का जो 2001 का ऑर्डिनेंस है, जो मुशर्रफ साहब जब थे, ठीक है, उसमें ये था कि पहले नाजिम कहते थे, सिटी नाजिम कहते थे मेयर को, सही है। 2002 से ये 10 साल के लिए था, 2002 से 2012 में ये रिवाइज होना था और 2002 में ये मेंशन कर दिया गया था कि उस वक्त की जो हुकूमत होगी, सही है, उसके मुताबिक जो शर्तें जो शराइत लिखी जाएंगी, जो सारी पार्टियां जो होती हैं मुंतखब जो नेशनल असेंबली की होती हैं, सही है, वो जो है उस चीज को इसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा और मुत्तफिक जमातें इस पे साइन करेंगी और जो है इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। अब इसमें लोग कहते हैं कि एमकेएम ने दी, गवर्नर ने साइन किया। कभी भी कोई तरमीम होती है तो उसमें जो है जो मेजॉरिटी होती है हुकूमतों की नेशनल असेंबली की, वो सब तमाम जो है नेशनल असेंबली के वो साइन करते हैं ना, बिल्कुल साइन करते हैं। तो उसमें जो है एमकेएम के साथ पीटीआई भी मौजूद थी, जमात इस्लामी भी मौजूद थी, नून लीग भी मौजूद थी। ये 2013 के अंदर, 2012 के अंदर हुआ, जो 2013 का कहते हैं, 2012 के अंदर, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2013 में हुआ सर। तो पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में थी और उनकी हिमायत में सारी पार्टियों ने साइन किए थे। अगर एमकेएम नहीं भी करती ना तो भी इख्तियारात चले जाते, ये लोगों को पता ही नहीं है। आप देख लें, गूगल कर लीजिएगा सर, एसएलजीए 2001 ऑर्डिनेंस, आप गूगल कर लीजिएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसके अंदर मैं सोचता हूं कि मेरे घर के सामने वाली रोड टूटी हुई है, सही है, और नाले का पानी जो है वो मेरे घर के अंदर आ रहा है, तो मैं तो गालियां मेयर को दूंगा ना। क्यों देंगे आप मेयर को गाली भाई? क्यों ना दूं मैं मेयर को गाली, किसको दूंगा? अब यही तो मिसकॉन्सेप्शन है ना। मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मेयर के पास इस चीज का इख्तियार ही नहीं है, यही गलत कह दिया। आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर को गाली देंगे, सीएम को गाली देंगे, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है आप उसको गाली देंगे क्योंकि उसी की पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, सही है, और ये इख्तियार चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं, मेयर के अंडर नहीं आते। अच्छा ठीक है, मेयर को रोड बनाने का जो फंड है वो चीफ मिनिस्टर देता है। तो इसका तो फिर वसीम अख्तर साहब बिल्कुल सही बेचारे, बिल्कुल सही चीख रहे थे ना। अब यही तो है, अब लोगों को जो है एक सोशल मीडिया के थ्रू गलत प्रोपेगेंडा किया गया और जो है लोगों को ये बताया गया कि भाई इन सब के पीछे वसीम अख्तर का हाथ है। वसीम अख्तर जो है वो तो इस वसीम अख्तर की जगह अगर फहद भी हो तो फहद भी रो रहा होता। वसीम अख्तर के पास क्या इख्तियार आते हैं? चिड़ियाघर ठीक कर सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो ठीक कर सकते हैं, कुछ डिस्पेंसरीज हैं वो ठीक कर सकते हैं, ये आपके पास मेयर के इख्तियार आते हैं जो फुल फ्लेज जैसा, और उस पे भी फंड्स नहीं है, उस पे भी फंड्स नहीं है। अब वसीम अख्तर साहब को बोला गया कि भाई पूरे शहर के नाले साफ करें, ये ले 50 करोड़ रुपए। अब नाले तो साफ हो जाएंगे लेकिन उसमें दोबारा जो है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उन नालों के अंदर दोबारा कचरा फेंकी तो वो सारे 50 करोड़ का बेड़ा गर्क करोगे ना आप, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो कचरा फेंकने का जो निजाम है वही ठीक नहीं है। हमारा जो कचरा है वो कहाँ फेंका जाता है? वो बरसाती नालों में फेंका जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और बरसाती नाले अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे कि सारा जो पानी है बरसात का वो समंदर में निकले, लेकिन हमारे यहाँ वहां पे कचरा फेंका जा रहा है तो पानी कहाँ से जाएगा? वो तो सारा पूरा
बंद है ना सर, बिल्कुल सारे नाले बंद कर दिए। वेस्ट मैनेजमेंट का तो बल्कि इतना बड़ा आपको चाइना ने और मेरे ख्याल से कोई एक मुल्क था, उन्होंने बल्कि आपको बकायदा ऑफर की थी कि आप अपनी वेस्ट मैनेजमेंट हमें दें, इसी वेस्ट को यानी कि हम साफ भी करेंगे, इसको प्रोसेस भी क्यों देंगे? जब करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं तो वो क्यों देंगे सॉलिड वेस्ट चाइना को, अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले? तो भाई सिंध हुकूमत तो तबाह कर गई ना इस शहर को। इनका मौकफ फिर क्या है? व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू? मतलब बात ये इख्तियारात ये दे भी नहीं रहे, वो बूट पहन के निकल जाते हैं हमारे सीएम साहब। मुकामी नहीं है सर, उनकी ईदें, उनके त्यौहार, उनका मरना जीना सब कहाँ होता है? गोड़ देहातों अपने गाँव में होता है ना सर। उनके बच्चे कहाँ से डिग्रियां लेकर आते हैं? पता नहीं फलाना लाड़काना की यूनिवर्सिटी लेके डिग्री लाते हैं और यहाँ पे हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। ये बात तो सही है, ये तो मैंने देखा भी है। और फिर आप रोते हैं कि जिना अस्पताल में हमारी खाला गई थी, उनका गलत ऑपरेशन कर दिया और मर गई। तो वो कोई लाड़काना से आया हुआ था ना, कोई गोड़ से आया हुआ था जिसको डिग्री किस तरह से जारी की गई थी, और उसने फिर आपका ऑपरेशन करके ये हाल किया, और आप रो भी नहीं सकते वहां पे खड़े होके। सही बात, क्योंकि आप जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर कटवाने जाएंगे वो भी उनका भाई होगा कोई गैर मुकामी। बिल्कुल ऐसे ही है, कौमियत तो है। आप किससे अपनी तकलीफ का शिकवा करेंगे भाई? सब लोग गैर मुकामी है यार। आपने गैर मुकामी को भर दिया ना इस शहर में। इस शहर का जो दर्द है वो मुकामी फील कर सकता है, क्योंकि मुकामी शहर को ओन कर रहा है, वो यहाँ पे पैदा हुआ है, उसके बाप दादा ने इस जो मुल्क है कुर्बानियां देकर हासिल किया है। कुछ लोग तो रात में सोए तो सुबह उठे, उनको आज़ाद मुल्क मिला, लेकिन उनको क्या मालूम कि इस आज़ादी के पीछे कितने मुश्किल हालात थे। औरतों के रेप हुए हैं, बच्चों के गले काटे गए हैं भाई। बिल्कुल सही बात है। जिसमें वो जो फिर लोग फनी मजाक उड़ाते हैं, वो जो इस तरह के शोज आते हैं आजकल, महाजिर लड़का तो ये कहता है हमारे बाप दादा इतना छोड़ के आ गए। अबे छोड़ के आए हैं इसलिए कहते हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही। अब मेरे अब्बा मेरे बताते हैं 46 में उनकी पैदाइश हुई थी अमृतसर इंडिया में, 47 में लोग इधर आ गए थे। मेरे अब्बा बताते हैं कि हमारे टाइम पे जो वहाँ से पढ़े लिखे जब आए थे, ये उर्दू स्पीकिंग जिना कैप वाले, और उर्दू बोलना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। कहते हैं पंजाबी वगैरह सारे, क्योंकि आपको पता है लाइक ये लोग चाहते थे कि यार ये अच्छी उर्दू में बात करें। और वेस्ट कोट और शलवार कमीज में जब बंदा, अब्बू कहते थे, बाहर जाता था पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो कहते थे यार ये इंजीनियर आया या कोई डॉक्टर है पाकिस्तान का, यानी कि महजूज होते थे। उस टॉपिक पे या उस डिबेट में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ इस कौम का, जो उर्दू स्पीकिंग कौम का बेड़ा गर्क किया, जिसने भी किया, इन्होंने वो लेगेसी लेके बच्चे आगे से पढ़े नहीं, वैसा उन्होंने अच्छे हैं असला पकड़ा दिया। ठीक है, अब मतलब मैंने ये देखा कि बेड़ा गर्क यानी कि ट्रांजिशन, जिस तरह हमारे अब्बा बताते हैं कि उर्दू स्पीकिंग जिना कैप पहन के उर्दू बोलने वाले अच्छे, अच्छा उनको लेगेसी लेके चलनी चाहिए थी। उनके हाथों में क्या किया? असला पकड़ा दिया, इजी लोड के दुकानें, मावे गुटके। असला पकड़ा दिया? क्या बोला आपने? असला पकड़ाया ना उनके हाथ में। किसने पकड़ाया? किसने पकड़ाया असला? मुझे नहीं पता, ये आप बताएं ना। महाजिर लड़कों को असला पकड़ा दिया गया? किसने पकड़ाया? हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में पहला असला किसने लाया यूनिवर्सिटीज के अंदर? वो आप बताएं ना कौन लाया? जमियत लाई भाई असला, ऐसे ही है। पहली कलाशिनकोव जमियत लाई। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो जमियत लाई, सही है, जमात इस्लामी लाई, ठीक है, सही है, सही है। सबसे पहले चाकू जो है वो जमात लाई यूनिवर्सिटीज के अंदर, एमकेएम नहीं लाई। एमकेएम के लड़कों को मारा जाता था। आपने एक लफ्ज सुना होगा, क्लैश। सबसे पहले क्लैश जमियत ने शुरू किए, सही है। लेकिन एक शख्स बेचारा अपनी डिग्री पूरी करने जा रहा है, उसके पीछे उसके बहुत सारे ख्वाब हैं, उसकी फैमिली के बहुत सारे ख्वाब हैं, और उसको वहां पे तंग किया जा रहा है, तो वो अपना बचाव भी नहीं करे। बिल्कुल करे। लेकिन जब वो बचाव करता था तो उसको दहशतगर्द का नाम दिया जाता था। उसकी बहनों को छेड़ा जाता था। एक तरफ से एनपी हमला करती थी, एक तरफ से जमात हमला करती थी। और जहां तक बात है, आपने बोला डॉक्टर इंजीनियर अब नजर नहीं आता, डॉक्टर इंजीनियर अब भी नजर आते हैं सर, लेकिन अब वो बाइकें चला रहे हैं, अब वो घरों पे खाने पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो हैं डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि कोटा सिस्टम में मेरे शहर के लड़के का नाम नहीं है, क्योंकि गैर मुकामियों को दी जा रही है यहाँ पे जॉब। केपीटी में इतना बड़ा लेटर आता है जॉब में, उसमें एक कराची की पोस्ट नहीं होती सर। आप कभी जाए ना एक्साइज ऑफिस, आपको कौन मिलेंगे? सारे सिंधी हैं, मेरे अपने कितने जानने वाले हैं बहुत। आप कभी जिना अस्पताल जाए, कौन मिलेंगे आपको? सिंधी। आप किसी बैंक के चौकीदार पे कौन मिलेंगे आपको? आपके जो पियोन होता है
ऑफिस के अंदर वो कौन है? सारे गैर मुकामी है ना भाई। गैर मुकामी। सराय की, आपके घर में जो मासी आती है वो कौन है? सराय की। आपके मोहल्ले का चौकीदार कौन है? बोला। आपके शहर के अंदर बसें जो चला रहे हैं वो कौन है? सब गैर मुकामी सराय की। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो मेरे शहर का लड़का तो बाइक ही चलाएगा ना फिर, या घरों पे खाना सप्लाई करेगा। वो है डॉक्टर इंजीनियर, ये बात याद रखिएगा। वो अभी भी पढ़ा लिखा है। उसको नाम ये दिया गया है कि काम नहीं करना चाहते, आराम पसंद हो गए हैं ये। वो अभी भी पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। वो जो पूरी रात जो है खाने सप्लाई करता है या लोगों को उसकी मंजिल पे छोड़कर आता है, वो इंजीनियर या डॉक्टर ही है सर। बिल्कुल। और उस पे भी उसको ये बोला जाता है कि ये आराम पसंद कौम है। उसको गवर्नमेंट की नौकरी भी नहीं मिल रही, उसको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों पे भी गैर मुकामी मौजूद हैं। और वो फिर बोलते हैं कि आ जा इधर, सारा पूरे खानदान आ रहे हैं। कभी आप जाए ना, अभी मैं गया था पाकिस्तान टूर पे, यहां से पिंडी जा रहा था, कराची से पिंडी बस जा रही है, पूरी बस के अंदर एक ही कराची वाला था। वो कौन था? हसन बेग साहब। पिंडी से कराची बस वापस आ रही थी, एक ही कराची वाला था, हसन बेग साहब। कराची से ना कोई जा रहा है ना कोई कराची में आ रहा है। अच्छा, ये हकीकत बात है। कहा है कि सिंध के गांव देहात में आप अगर अभी जाएं तो आपको बकायदा फील होगा खाली खाली है, लोग ही नहीं नजर आएंगे आपको, क्योंकि सारे कराची आए हुए भाई। अरे भाई मुझे पंजाब क्यों नहीं जा रहे? लोग बोलते हैं कि यार हसन भाई आप गैर मुकामी की बात करते हैं, कभी आप जाओ ना लाहौर, ये कराची है जो सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, बर्मीज, गिलगिती सबको पालता है, सबको रोजगार देता है, और जिसके पास रोजगार नहीं होता उसको फ्री में खाना भी खिलाता है, जेडीसी और सैलानी जैसे दस्तरखानों पे, और वो भी इज्जत के साथ, तमीज के साथ। बिल्कुल। आप कभी लाहौर जाए, पूछें फलाना जगह कहाँ है, आपको घुमाता रहेगा सर। क्यों नहीं जाते आप यहाँ के लोग कर लाहौर? क्यों नहीं जाते पूरे शहर से लोग लाहौर? पंजाब क्यों नहीं जाते भाई? लाहौर तो बढ़िया है, लाहौर तो बहुत खूबसूरत है, तो जाओ ना लाहौर। लाहौर के तो अंडरपास में पानी नहीं भरता, तो जाओ लाहौर। क्यों आते हो कराची जो कचरे के ढेर है? क्यों आते हो कराची जिधर टारगेट किलिंग है? क्यों आते हो कराची जिधर मौत का बाजार लगता है? क्योंकि कराची आपको रोजगार देता है, आपको इज्जत देता है, आपको शोहरत देता है। आपके जो गांव देहात घर हैं उधर की सीमेंट बजरी भी कराची देता है सर, और उधर उसको बनाने के लिए पैसा भी कराची देता है। पंजाब में आज तक, मैं तो खुद, आपको पता है मेरा तो है, पंजाब में जाते हैं ना तो वो बड़ी अखलाक से गिरी बात होती है। वो जी हमारा कोयला, मैंने कहा तुम अपने बाप के घर से लाए थे, कौन सा तुम्हारा कोयला खा गया? मतलब इतनी जहालत है, इतनी ज्यादा जहालत है वहां पे। हालांकि आई बिलोंग टू अ वेरी लाइक अ पंजाबी फैमिली अनफॉर्चुनेटली, तो खैर एनीवेज, मुझसे ज्यादा आप पंजाबियों को नहीं जान सकते जितना मैं जानता हूँ। छिछोरापन नहीं, देखें आप किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, बिल्कुल सुने, इस शहर को आपको ओन करना है क्योंकि वो आपको रोजगार दे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर रह तो रहे, खा तो रहे, खराब तो कर रहे हैं, लेकिन इसको बना नहीं रहे भाई। बना किधर रहे हैं? उधर। ये दुबई बना लिया ना आपने अपने लिए। आपने कराची शहर को, अभी मुझे बताया ना, कोई भी टारगेट किलर पकड़ा जाता है बोलते हैं कराची 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 वाला। कौन सा कराची वाला दिखता है? मुझे तो तस्वीर दिखाओ एक। और जो बोलते थे कि इस शहर में रोजाना 12 लाशें जो है एमकेएम वाले गिराते थे, तो उसमें होता क्या था? 2 लोग मरते थे, खबर ये छपती थी कि 12 लोग मर गए टारगेट किलिंग समेत कराची शहर के अंदर। तो उसमें जो है कोई रोड हादसे में मरता था, कोई छत गिरने से भी मरता था, सही है, कोई घरेलू हादसा में लेकिन टारगेट किलिंग समेत 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अबे टारगेट किलिंग समेत, ये भी जानबूझ के किया गया इस शहर को बदनाम करने के लिए। अच्छा अदन भाई ये बताएं कि एक इल्जाम है एमकेएम के ऊपर, वी आर सेम एज, दोबारा से सख्त सवाल करने वाला हूं आपसे, खालों के ऊपर यार गोलियां मार देते थे एमकेएम वाले। हमने खुद देखा, बरमबाई से आते थे, खा लें ये खाल हमारी दे दो, ये पर्ची, ये खाल हमारी, खाल दीजिएगा खाल। लोग बेचारे डर के देते, जो नहीं भी देता था उन्होंने गोलियां भी खाई हैं। बताया कराची से एमकेएम के दौर में एमकेएम कितनी खालें जमा करता होगा? मुझे परसेंटेज बता दें, 100 में से कितनी परसेंटेज खाली जमा करता? यार जिस तरह से एक्टिवली काम करते हैं एमकेएम थी, मेरे ख्याल से 60% तो करता होगा। 95% करता था कराची। अच्छा, कितने हादसे ऐसे सुनते थे कि गोली चल गई? 1 या 2 सुनते होंगे ना सर? यार हाँ, 1-2 सुनते थे। हाँ, मैं बताता हूँ वो भी क्या होता है, निकाल के मैंने भरम कराते हुए देखा वो भी क्या होता है। वो भी क्या होता था, आपकी गाय कटनी है सुबह 6 बजे, सुबह के 10 बज गए, कसाई नहीं आया आपका जी, आपकी हटी हुई है, एक चले गया यूनिट का लड़का कि फाद भाई वो खाल दे दें। फाद बोला यार रुक जा यार, अभी यार तू दिमाग खराब नहीं कर, रुक दे रहा हूँ। बोले यार फाद भाई कितनी देर लगी? अबे यार कसाई आया ही नहीं है सुबह से यार,
तुझे अपनी खाल की पड़ी हुई है। बात भाई आराम से जरा तमीज से, क्या करेगा तू? मार गोली, मार गोली। अच्छा, दादागिरी कर रहा है मुझे। अच्छा, अब वो जो है, अच्छा, जो हसन भाई है, फिर हसन बोले क्या मतलब, क्या तू मुझको भरम दे रहा है? हाँ। अब हसन भाई भी हल्के तो है नहीं ना। अब दूसरा बंदा जो समझ रहा है वो समझे हसन भाई इसको गोली मारने के भरम दे रहे हैं। लेकिन मसला बताओ क्या है, सुबह 6 बजे से उसका कसाई नहीं आया हुआ, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। और क्योंकि एक तासुर ऐसा है कि एमकेएम वाले गोली मारते हैं, वहां पे जो 100 लोग खड़े हुए हैं वो क्या समझ रहे हैं कि भाई ये इस चक्कर में इसको गोली मार दी, इस चक्कर में गोली मारने के भरम दे रहा है, भरम दे रहा है। और या जो भी, लेकिन इस तरह के इश्यूज होते थे जिसको रंग दिया जाता था कि एमकेएम जो है धमका रहा है, मार रहा है। ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा है भाई, तासुब है। नहीं देखे कभी कहीं ना कहीं होता होगा एक आध जगह, देखें जाहिर सी बात है, लेकिन यही नहीं होता। गलतियां तो हमसे भी हुई है ना। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं गलतियां तो एमकेएम से भी हुई है ना। जी जी जी, कहीं ना कहीं गलतियां तो एमकेएम से भी हुई हैं। लेकिन ये जो तासुर दिया जाता है कि खालों पे गोली मार दी, गाय को गोली मार दी, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। फिर इस तरह पंजाब में भी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें जानवरों पे गोलियां मार दी गई हैं, मगर उसको आप ये रंग दे कि नवाज शरीफ वालों ने गोलियां मार दी, तो वे एक अलग सी बात है। वो घर के आगे किसी खड़ी कर दी तो ऊपर वाले ने तेजाब फेंक दिया। ये तो मतलब ये तो पंजाब में भी बड़े केसेस हुए हैं इस तरह के। अच्छा, ये अब जो पर्चियां होती थी, चलें आप इसके बारे में बताएं आप मुझे। जो पर्चियां मिलती थी, पूरी पूरी बुकें मिलते हैं, किसको देते थे? किसको देते थे? दुकानदारों को। हाँ, दुकानदार को। आपने सुना होगा ना 200 रुपए देते हैं, आपने भी सुना होगा भाई, आप कैमरा चला रहे हैं कि 200 रुपए दे दो, 500 रुपए की पर्चियां जाती हैं दुकान वालों से। भत्ता भाई पावर में है, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इक्तदार में हैं, मेयर इनके मुशर्रफ साहब हैं, पावर इतनी, 100-200 रुपए जमा करेंगे। अबे भाई बड़े बड़े पैसे बनाएंगे ना। पूरी पूरी बुकें। कोई एमकेएम का एक शख्स बता दें जिसके ऊपर नैप के केसेस हो, मुझे बताएं। वो एक शख्स बता दें भाई। पीटीआई, मुस्लिम लीग, नून, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सबके बंदों के ऊपर नैप के केसेस हैं। कोई एक तो बंदा बता देना एमकेएम का जिसके ऊपर नैप के केसेस हो। तमाम पार्टीज देख लें भाई, चाहे पीएसपी हो, चाहे एमकेएम हो, या फारूक सत्तार ग्रुप हो, किसी एक के ऊपर भी नैप के केसेस नहीं है भाई। इतना बड़े भत्ते लेते थे, इतना सब कुछ कर लिया, तो नैप के केसेस तो सबसे ज्यादा एमकेएम के ऊपर होने चाहिए। एक केस नहीं है सर। पार्टियों के, तीनों पार्टी के पास पैसे ही नहीं है भाई। जब इतना इन्होंने कमाया है, इतनी जायदादें बनाई है, तो पार्टियों के पास तो फंड होने चाहिए। तीनों रो रहे हैं, एमकेएम भी रो रही है, पीएसपी भी रो रही है, फारूक सत्तार ग्रुप भी रो रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं है। और पैसे किन पार्टीज के पास हैं? जिनका कभी नाम ही नहीं सुना होगा, जिनके ऊपर आ रहे हैं कि इन्होंने इतने बिलियन की वो की है, मुहिम की है, इतने बिलियन की मुहिम की है। उनसे भी सवाल करो ना सर। तो पैसे अगर चले इन्होंने लिए नहीं है, अब अगर लिए भी हैं, जो क्लेम करते हैं लोग लिए, वो कहाँ गए? छोटे लेवल पे करप्शन होती होगी ना। छोटे लेवल पे तो करप्शन आपका भी पियोन कभी करता होगा ना, छोटा दूध कम डाल लिया था होगा। छोटे लेवल पे तो करप्शन होती है। मैं आपको ये छोटे लेवल की करप्शन बताऊं, छोटे लेवल की करप्शन बताऊं आपको, बड़ा जबरदस्त। चले सीरियस होगी ना हमारी बात, मैं आपको छोटे लेवल की करप्शन बताता हूं। मेरा लास्ट जिनके साथ मैं काम करता था, डेल्टाकॉम टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी थी, जिसमें मैं एम्प्लॉय था, हेड ऑफ सेल्स था। उसके ओनर का नाम है सैयद अहमद रजा साहब। मेरे जिंदगी के ना बहुत सारे हसीन, बदतरीन, खूबसूरत, लर्निंग वाले ना उनके साथ लम्हात गुजरे, यानी कि ही वॉज मेंटोर टू मी। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। आज जो मैं, यकीन करें, बंदे को नजर शनासी, घूमने घुमाने वाली लाइन नहीं होती, टोपी कराना, आप मुझे अगर चे बना रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। और ये मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, और मतलब आई रियली अडोर दैट गाय। एक दफ़ा वो और मैं बैठे हुए थे ऑफिस में, हम काम कर रहे थे। अब मैं आपको निचले तबके की करप्शन बताता हूँ, सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि यार फहद, मैं बड़ा वाला एवरीडे का जो है ना 1 किलो वाला पाउडर लेके आया हूँ मंडे वाले दिन। नहीं, मैंने पैसे दिए, मंडे को मैंने मंगवाया ये एडमिन वाले से। मैंने कहा अच्छा मंगवाया होगा सर, क्या क्यों क्या हो? यार चाय मांगी, वो कह रहे हैं दूध खत्म हुआ हुआ है घर में पीछे। अच्छा, वो हमारा सेटअप आपके वहाँ पे, हमारे गुलशन 13D के अंदर ही मेरा ऑफिस था, B95 बंगला नंबर 400 गज का हमारा, जहाँ पे ये वास्ते जलील साहब का भी घर था उस गली में, याद है आपको? उसमें जो फ्रंट वाला था वहाँ पे हम लोग, अच्छा पीछे उनकी रिहाइश थी, आगे हमने ऑफिस बनाया हुआ था, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस था। ऑफिस में हमारा आना नहीं होता था, मतलब हम लोग, क्योंकि बैंक्स में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, हमारा जाना होता था बैंकिंग में। मैंने कहा अच्छा सर, वो हो गया होगा घर में। कहते हैं यार मेरे घर में कौन पिएगा इतनी चाय, बच्चे तो चाय पीते नहीं है, छोटे मेरे 3 बच्चे हैं, वाइफ है, वाइफ ये थोड़ी कहते हैं अगर वो दिन में
अच्छा वो कैलकुलेशन वाले आदमी, एक्सेल शीट पे चीजें चल रही थी, फलाना कैलकुलेशन, उनका दिमाग ये वो फलाना, कहते हैं अगर दिन में मेरी बेगम 25 कप पिएगी तो ये दूध खत्म होगा। पीने वाले ऑफिस में हम 2 3 4 लोग हैं, ये दूध कहाँ गया? फाद लेट्स डू द ड्रिल टुडे। आज जो है ना, इसको तुम्हें मैं पकड़ के दिखाता हूँ, ये पकड़ के दिखाता हूँ ये चीज। अच्छा जी, शाम में हमने काम वाम खत्म किया, मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में मैं गया पीछे। आपने देखा आपके वहाँ पे जो हम सिटी लॉन वाले उसमें पट्टी में जाते हैं, वो एक मार्ट बनी थी, पता नहीं अभी है कि नहीं वहाँ पे, सेवर्स के ऊपर गए, वहां से उन्होंने अपनी चीजें वीजें ली और फिर हमने दोबारा से दूध लिया 1 लीटर एवरी डे। पर्ची के ऊपर उसको हमने मार्क किया, मैंने ही नोट किया कि आज के दिन ट्यूसडे वाला दिन है आज और हमने दूध लिया है, ऐसे ही। अच्छा भाई हसन भाई हुआ ये, हमने कहा कि अब हम वॉच करते हैं, देखते हैं। उनके घर की मेड थी गैर मकामी, ठीक है, जो कि चाय बना के हमें सुबह ऑफिस वालों को देती थी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, मंडे, ट्यूसडे। मैंने बोला बेटा चाय देना। फात भाई वो दूध खत्म हो गया। साथ बैठे, उनके कान हो खड़े, कहते हैं कैसे खत्म हो गया दूध? वो चाय बन रही है, वो ये वो आए बाएं फलाना, खुद लेके आए भाई ये दूध। नहीं वो दूध था, वो दरअसल हुआ ये कि वो यूज हो गया फलाना। तो भाई कैसे भाई, हम लेके आए ना, 1 हफ्ते में खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो उसको खत्म होना चाहिए था इस तारीख को, इतने कपों के साथ, ये वो सारी कैलकुलेशन उन्होंने दी उसको। नहीं वो हुआ ये कि जब हम निकाल रहे थे ना दूध, तो वो दूध गिर गया। कह रहे देखो भैंचोद गिर गया। कह रहे समझ आया कि दूध गिर गया, अब पकड़ लो, कहते हैं इनको। अब अगर वो दूध छप्पड़ करके लेके भी जा रही है रोज, तो आप कहां से दूध गिर गया? तो उसके बाद फिर हमारा ये कोड वर्ड बन गया था, हाँ ये यार ये दूध गिर गया। जिस तरह से सुजुकी सिग्नल पे खड़ी है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, करप्शन का मतलब, करप्शन का मतलब ये जो आप बता रहे हैं निश्चित तबके के, तो मतलब उसने, आप देखें कैसे स्कॉट फ्री भागी है वो, कि आप क्या करोगे उसको? दूध तो गिर गया था ना, पकड़ लो। आधा दूध गिर गया, आधा मैंने आपको बना के दे दिया। हमने कहा आज के बाद ख्याल रखना कि दूध गिरे नहीं है, ख्याल रखा करो बेटा। हम दोबारा दूध लाए, दोनों उसी तरह मिलके दोबारा गए, दोबारा से हम दूध लेके आए, और आप यकीन करें हसन भाई 25 दिन चला वो दूध नहीं गिरा फिर। तो निचले लेवल की करप्शन जो आप बता रहे हैं ना, करप्शन तो जब ऊपर से चलती है तो सब करते हैं, तो निचले लेवल की एक बड़ी खतरनाक होती है। तो हसन भाई आपके साथ जो शाम है ना, वो कभी भी खत्म होने वाली है नहीं। आज जो मैंने चीजें कवर करनी थी उसमें से बस 10% आपने मेरी कवर की हैं, 90% और रह गई हैं। तो आपके साथ जो है ना ये सिलसिला कभी भी जो है ना हमने बंद नहीं करना। व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो हसन बेग साहब। ही स्टार्टिंग हिज ओन चैनल, जो कि स्पेसिफिकली जो है ये इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, और बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, बहुत ही एक डिफरेंट लुक देंगे, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हसन भाई जो है आप थोड़े से यानी कि एलिवेट कर रहे हैं अपने काम को, क्योंकि मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि हसन भाई इतना चीख के मत बोला करें, आपके किसी में भी फेफड़े बाहर आ जाएंगे, ऐसा मत करें आप। तो आप अपने फेफड़ों को अंदर रखें, और बहुत शुक्रिया आपका। हैं ट्रेंड हो गए? अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हसन भाई मेरे लिए, कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज? नहीं, आप बहुत कमाल लग रहे हैं, और मैसेज बस ये है कि बस आप जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से आपकी सर मोहब्बत काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। और कभी भी ये मत सोचें काम करते हुए कि यार जो है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोग देख रहे होंगे या पसंद कर रहे होंगे। देखें, जो काम आप दिल से करते हैं तो अल्लाह ताला भी उसको दिल से आगे बढ़ाता है, और लोग भी उसको दिल से देखते हैं। बेशक। तो जब भी आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका पॉजिटिव वो देता है, इंशाल्लाह बिल्कुल देगा। कभी आप ये सोचेंगे, जिस दिन आपने ये सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कोई भी नहीं देखेगा, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, बस उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपके इर्द गिर्द की जो है वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती हैं, और फिर आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलता है। तो हमने भी काम इसी तरह से शुरू किया था। जो है अपने जो हैं वो बहुत सारे जो हैं उनको फ़ोन करते थे कि यार वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो वो 10 सवाल करते थे, जैसे हमने उनकी बहन का रिश्ता मांग लिया, सही है। लेकिन जो अननोन बंदा मैंने शुरू में किया हसन भाई, मैं भी बड़ा जलील हुआ, मैंने भी छोड़ दिया बोलना। हाँ, फिर अननोन बंदा जो होता है वो बगैर किसी
आपकी रिक्वेस्ट पे जो है आपकी चीज़ आगे भी बढ़ाता है, पसंद भी करता है, एक्नॉलेज करता है तो बहुत खुशी होती है। वही लोग जो है आपको जो है तरक्की पे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो फल खाने आ जाते हैं फिर वही लोग आ जाते हैं जो आपसे शेयर करने के लिए पूछ रहे होते हैं कि क्यों करूं शेयर, क्यों करूं। बिल्कुल इसका ऐसे ही ख्याल है। रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज का हम लोग अपना ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं सेशन। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द लास्ट इंटरव्यू विद हसन बेग साहब। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो द चैनल ऑफ मिस्टर हसन बेग। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी इनकी डिटेल डालूंगा। और लाइकवाइज इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग आपको आगे पर्सनालिटीज़ जो है मिलती रहेंगी। हसन भाई कभी भी दोबारा हम रिक्वेस्ट करके, हसन भाई क्या अच्छा इनको फ़ोन करते हैं, इनका टाइम होता है ना, इनको मैं उठा के ले आता हूँ, तो हसन भाई को हम कभी भी दोबारा उठा के ले आएंगे। और विश हिम लक, विश अस द गुड लक फॉर दिस चैनल एज वेल। तो इंशाल्लाह सी यू सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।